अगर आप नेक्स्ट 8 मंथ्स में क्लैट पीजी एग्जाम के थ्रू एक पीएसयू क्रैक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में बात करेंगे ए से लेके जेड तक कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कितना स्कोर आपको चाहिए, पेपर पैटर्न क्या होता है, आपको किन सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम देना है, किन पे कम टाइम देना है, केस लॉस को कैसे करना है, सारी बातें हम लोग करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और संभव हो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और उसके साथ में अगर आप इस बार तैयारी कर रहे हैं और आपको एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स चाहिए जो कि आपको पीएसयू की प्रिपरेशन को 100% परफेक्ट करवा दे, आपको सिलेक्शन 100% दिलवा दे, तो आप 5499 में हमारा कंप्लीट एडमिशन कोर्स स्टूडेंट्स चेकआउट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जो डिटेल्स मैं अभी आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, केस लॉस सब कुछ आपका कवर्ड होता है। साथ में मैं एज अ मेंटोर भी आपके साथ अवेलेबल रहता हूँ। तो आपको देखना हो तो उसको आप चेकआउट, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है, आप कर सकते हो। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले पेपर पैटर्न के साथ। तो देखिए यहाँ पे ये जो एग्जाम है आपका, ये 120 मार्क्स का होता है और इसमें आपको देखिए 2 घंटे मिलते हैं इस एग्जाम को करने के लिए। जो पीएसयू के साथ सबसे कठिन बात होती है वो ये होता है कि हर साल केवल टॉप 20 स्टूडेंट जो होते हैं उनको पीएसयू की तरफ से कॉल आती है और उसमें से भी जो केवल 10 स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास ये चांस ज्यादा होता है कि वो पीएसयू के लिए क्वालिफाई करे, बिकॉज हर पीएसयू में करीब 75% से लेकर 85% जो वेटेज होती है वो नंबर की होती है। तो जो स्टूडेंट का ज्यादा रैंक होगा उसका ज्यादा नंबर होगा और जिसका ज्यादा नंबर होगा उसका ज्यादा चांस रहेगा, बिकॉज 85% वेटेज उस चीज का है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप जितना ज्यादा नंबर ला सकते हो उतना ज्यादा नंबर लाओ। फिर भले आप अगर टॉप 20 में आ भी गए ना, अनलेस एंड अनटिल आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन सीवी नहीं है वेयर यू हैव डन इंटर्नशिप इनसाइड ऑफ, मान लो किसी कॉर्पोरेट हाउस में से, मान लो ट्राई लीगल में, या मान लो सैम कैम में कहीं इंटर्नशिप करके रखी है, या फिर आपने किसी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के अंदर या किसी अच्छे सीनियर एडवोकेट के अंदर इंटर्नशिप करी है, तब तक ये मैटर ही नहीं करेगा कि आपकी रैंक क्या है। या तो बहुत अच्छी सीवी होगी या फिर नंबर बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, वरना कोई तरीका नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और या फिर अगर मान लो ऐसे पीएसयू जैसे मान लो एनएचपीसी हो गया या ओएनजीसी वगैरह होगी जहां पे 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस वो लोग मांगते हैं, तो वहां पे मैटर से डिफरेंट होता है, बिकॉज ऐसे स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पर लास्ट ईयर में है, पहली बात तो वो एलिजिबल होते नहीं। पावर ग्रिड के लिए भी लास्ट ईयर के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होगा, तो आपका कंपटीशन वहीं देखो आधा खत्म हो गया। फिर वो स्टूडेंट जो कि फ्रेशर है उनके साथ भी आपका कोई कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन फिर थोड़ा सा टॉप 100 तक चला जाता है कि वहां पे आपको एनएचपीसी और ओएनजीसी वगैरह की कॉल आपको वहां तक अपनी आ सकती है। और अगर आप कैटेगरी वाइज जाते हो तो फिर और नीचे तक वो जाता है। मतलब डिपेंड ये करता है कि कितने स्टूडेंट पीएसयू के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसके हिसाब से भाई आपको अलॉटमेंट अपना होता है कि अगर आपको पीएसयू कॉल करेगा कि नहीं करेगा। आपका किस्मत होगी कॉल आएगा, नहीं किस्मत होगी कॉल नहीं आएगी। तो इसलिए अपना सीवी मजबूत रखो और क्लैट पीजी में जितने नंबर ला सकते हो उतना लाओ। दैट इज द मंत्रा टू गेट अ जॉब इनसाइड ऑफ पीएसयू। पहली चीज ये। फिर आप बात करते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे देखो 120 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आपको अलग अलग पैराग्राफ के हिसाब से हिसाब किताब चलता है। बिकॉज अगर आप 5-6 साल के पेपर अगर उठा के देखोगे तो आपको 12 पैराग्राफ 10 क्वेश्चन के भी पेपर आए। यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका पेपर होता है उसमें लंबे लंबे पैराग्राफ होते हैं। आपसे ज्यादातर वो लोग कंसेप्चुअल सवाल पूछेंगे जो कि जुडिशियल स्टूडेंट्स आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे, बिकॉज उसमें कंसेप्ट काफी होता है और उसमें केस लॉज जो होते हैं उसमें डीप में जा जाके वो लोग चीजें पूछते हैं, तो इसलिए टाइम लगता है उसको सॉल्व करने में। और कभी कभी आंसर पैराग्राफ के अंदर भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता, तो वहां पे बेवकूफ बहुत बनाता है कंसोशियप। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखने वाला होता है। फिर ये जो 20 पैराग्राफ और 24 पैराग्राफ वाला खेल होता है, यहाँ पे क्या होता है कि आप इतने सारे सब्जेक्ट एक साथ देख के ना दिमाग आपका खराब हो जाता है कि पहले मैं कौन सा सब्जेक्ट करूं, बाद में कौन सा करूं। अब आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है कि मान लो आपने जो सब्जेक्ट अच्छे से करे वही आ गए, जो सब्जेक्ट अच्छे से मान लो नहीं करे वो नहीं आए, तो आपका हो सकता है किस्मत खराब हो। तो पूरा किस्मत का भी खेल है और इसीलिए आपको सारे सब्जेक्ट्स को कायदे से पढ़ना है। साथ में आपको मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, बिकॉज हर तरीके का पैटर्न जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो ही आपको एक आइडिया लगता है कि चाहे क्लैट पीजी में 20 पूछे 24 पूछे, मैं भाई अच्छे से क्वालिफाई कर पाऊंगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग बात करते हैं इसके आगे कि भाई आपके पास टाइम यहाँ पे देखो कितना रह गया। अब है क्या कि आपका भी यहाँ पे देखो अप्रैल का पहला दूसरा हफ्ता चल रहा है और यहाँ पे आपका जो एग्जाम है वो 7 तारीख को होना है। तो कुल मिला के यहाँ पे 8 हफ्ते मतलब महीने टोटल आपके पास है, मोटा मोटा 8 महीने के आसपास है। तो यहाँ पे अभी इस टाइम को आपको बहुत ज्यादा अच्छे से यूज करना है, बिकॉज वो स्टूडेंट जो कि पहले से या तो जुडिशरी की तैयारी कर रहा है और अभी देखो जजमेंट भी आने वाला है जहाँ पे 2 या 3 साल की वो रिक्वायरमेंट मांगेंगे प्रैक्टिस की, तो और स्टूडेंट यहाँ पे कूदेगा, तो कंपटीशन देखो वहां बढ़ गया। उसके बाद वो स्टूडेंट जो कि कॉलेज के टाइम पे अगर मान लो उसने अच्छे से पढ़ाई करी होगी या फिर मान लो ड्रॉप आउट बैठा है, वो तैयारी वगैरह कर रहा है, फिर वो है, तो जो वर्किंग प्रोफेशनल से खास करके वो जो कि सोच रहे हैं कि भाई मेरा क्लैट पीजी एग्जाम दूंगा मेरा हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है भाई। टाइम को कायदे से मैनेज करना पड़ेगा। आप लोग की जो पढ़ाई लिखाई पिछले 2-3 साल से आप लोगों ने करी नहीं है, आप लोगों को कोई घंटा आइडिया नहीं है कि भाई व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या केसेस चल रहे हैं या फिर किताब के अंदर दिया क्या हुआ। इट इज नॉट वेरी मच फिजिबल, पॉसिबल नहीं है। तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है। एटलीस्ट आपको कम से कम 8 से लेकर 9 घंटे रोज की जब दोगे ना, आप कायदे से पढ़ाई करोगे तो आप जाके उनके लेवल पे पहुंचोगे जो कि बच्चे यहाँ पे जुडिशरी की तैयारी कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, बिकॉज वो वैसे ही काफी लेग अप उनका होता है आपके कंपेरिजन में। तो पहली चीज तो ये होगी कि 8 से 9 घंटा हमको चाहिए।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपको पढ़ाई क्या क्या करनी है, आपके पास क्या क्या मतलब जो चीजें हैं, कंपोनेंट्स क्या है जो आपको करने हैं। पहली बात फाउंडेशनल स्टडीज। बिना इसके फाउंडेशनल स्टडीज के अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हो तो फिर मतलब कोई अगर आपको कोई ऐसा कोई आपका मान लो कोई बंदा समझाता है कि आप केवल केस लॉज पढ़ लो पिछले 10 महीने के और आप ये मॉक पेपर लगा लो आपका एग्जाम निकल जाएगा, भाई वो आपको उल्लू बना रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। आप जाके लास्ट ईयर के पेपर सारे चेक करो। बिना फाउंडेशन सब्जेक्ट्स के, बिना फाउंडेशन नॉलेज के अगर आप पढ़ के जा रहे हो, जितना अमाउंट ऑफ केस लॉ पढ़ लो कोई फायदा नहीं होने वाला। इट इज अ मिथ। अगर कोई आपको बता रहा है तो प्लीज उस चीज को मत मानो कि केस लॉ पढ़ के काम हो जाता है। फाउंडेशनल स्टडीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको जितने सब्जेक्ट्स मैं भी आगे बताने जा रहा हूँ ये सारे के सारे आपको करने हैं, डिटेल में जाके करने हैं और एक एक पॉइंट आपको पढ़ना है, तभी आपका काम बनेगा। जब वो आप कर लोगे तो उसके साथ पैरेलल में आपको केस लॉज फिर पढ़ने हैं। और उसमें भी ऐसे ही नहीं कि केस लॉज बस एम ही पढ़ लिए। आपको पहली बात तो जो केस लॉ, जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो केशवानंद भारती पढ़ोगे ही भाई। आप केएस पुट्टा स्वामी राइट टू प्रिवेसी में जाओगे पढ़ोगे तो है भाई। मेजर मेजर जो केसेस है वो आपको सारे पढ़ने, उनकी केस स्टडीज पूरी पढ़नी ए से लेके जेड तक की, एक पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या से लेके क्या तक पूछा गया। उसके बाद आप पढ़ते हो लैंडमार्क केसेस, बिकॉज हर साल क्लैट क्या करता है, वो जो भी रिसेंट लैंडमार्क केस आएगा उसके ऊपर वो उठा के पैराग्राफ देगा। जैसे मान लो वक्फ वाला अमेंडमेंट बिल चल रहा है, वक्फ के ऊपर केस अगर आ रहा है तो आपको पूरा पता होना चाहिए ना कि वक्फ स्टार्ट कहां से हुआ, मुस्लिम लॉ के अंदर वक्फ का मतलब क्या है। आपने अपने कॉलेज के टाइम पे अगर पढ़ा है तो आपको वो पूरा थ्योरी रटते हुए, वक्फ का पूरा याद करते हुए, जो रिसेंट में अभी फिर अमेंडमेंट आया उससे क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या चीजें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होंगी, फिर उस पर क्या डिसीजन देगा, मान लो एक्सेप्ट होता है रिजेक्ट होता है, जो भी होता है, यू नीड टू नो एवरीथिंग ना। वो चीज इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीजों के लिए अप्लाई करें। कम से कम आपको 150 से लेके 200 केस ऐसे हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे पीएसयू के एग्जाम्स के लिए। बाकी जो स्टूडेंट टॉप 5 टॉप 10 कॉलेज टारगेट कर रहा है उसके लिए तो टारगेट कम होता है, बिकॉज वो बच्चा उतना ज्यादा स्कोर उसको लाना नहीं है। आपको टॉप 10 में लाना है, अपनी रैंक टॉप 20 में अपनी रैंक लानी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो यू हैव टू स्टडी दीज मेनी केसेस, उसका कोई और शॉर्टकट नहीं है। फिर रीसेंट केस लॉज की बात कर लेते हैं। तो आपके कम से कम 2030 से लेकर 2025 तक के जितने रीसेंट केस लॉज आके रखे, कम से कम 300 से लेकर 400 होंगे टोटल यार। वो आपको पूरे रटने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन इसके पास है नहीं। और 8 महीने का टाइम ही आपके पास, तो बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगेगा। और आपको अभी से लाइव लॉ बार एंड बेंच मेरे हिसाब से फॉलो करना शुरू कर देना है। अगर खुद से तैयारी कर रहे हो, लाइव लॉ बार एंड बेंच फॉलो करना शुरू करो। आपको जो लॉ डाइजेस्ट होता है ना सब्जेक्ट वाइज, उसको जाके पूरा चार्ट मारना, और कोई उसका तरीका नहीं है करने का। और केस लॉ पढ़ने मत बैठना, उसके जो समरी होता है उससे तैयारी करना। अगर भाई हमारे कोर्स में वो 5499 में कोर्स प्रोवाइडेड है और उसके साथ में मॉक पेपर सीरीज भी प्रोवाइड हम लोगों ने अब कर दी है, तो वो आपका कहीं 3499 के 3999 की आपको पड़ेगी। वो अगर आपको चाहिए तो 3999 वाली आप वो कर सकते हो। उसके अंदर आपको केस लॉ समरीज प्लस आपके मॉक पेपर्स मिल जाएंगे। इस वाली में आपको स्टडी मटेरियल और वीडियो लेक्चर भी पूरे मिल जाएंगे। तो उसके थ्रू आपका ये वाला जितना काम है ना, ये पूरा आसान हो जाएगा। अलॉन्ग विद मॉक पेपर्स कि आपको हर तरीके के मॉक पेपर्स, हर पैटर्न में, हर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में चाहिए, वो पूरी चीज वहां पे कवर रहेगी। तो वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब अगले 8 महीने में तैयारी करोगे कैसे यार। तो देखो ये आपके जो 4 पार्ट्स है ना, इनमें अपने पढ़ाई को डिवाइड कर लो। जाओ एक रजिस्टर निकालो और जाके नोट करना शुरू करो कि ये जो मेरे 8 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स है सॉरी, उसमें मैंने कितनी पढ़ाई हर पार्ट में करके रखी है। और उसके हिसाब से अब अपना अगला जो प्लान मैं बताने वाला हूं उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करो। प्लेन एंड सिंपल बात है। यू नीड अ चार्ट एंड यू नीड टू डिसाइड कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, और जो कम पढ़ा है उसको ज्यादा टाइम दो, जो ज्यादा पढ़ा है उसको कम टाइम दो। प्लेन एंड सिंपल, बिकॉज एफिशिएंटली टाइम को इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आप, मैंने जैसे कहा, तैयारी कर रहे हो, आपको ये जितने सब्जेक्ट देख रहे हो ना ए से लेकर जेड तक, ये पूरे के वीडियो लेक्चर और डिटेल्ड नोट्स पूरे के पूरे मिलेंगे। एक भी चीज आपको कम ज्यादा की कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा इतना ज्यादा दिया हुआ है कि कोई किताब आपको उठाने की जरूरत नहीं है इसके बाद। इसी में से आप कर लो, आपका मोर देन इनफ होगा, आराम से आपका पीएसयू निकल जाएगा। फिर 50 मॉक पेपर्स दिए हुए हैं यार, कोई 50 मॉक पेपर लगा भी नहीं पाता है। 50 मॉक पेपर्स फुल लेंथ के दिए हैं, अलॉन्ग विद डिटेल्ड केस लॉ समरीज। हर सब्जेक्ट की आपका जो भी केस लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन का, आपका मान लो क्रिमिनल लॉ की जो बात कर लो, आप कोई भी आईपीआर वगैरह कोई भी उठा लो, एवरी केस लॉज वी हैव प्रोवाइडेड। लैंडमार्क वाले हो, रिसेंट वाले, सब कुछ सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर एक एक उसके दिए हुए हैं। जो जो सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हो उसके मॉक पेपर लगाते जाओ, पूरा पूरा यार आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपको एनरोल करना है तो आप 5499 में आओ। आप इसके पहले के हमारे भाई सिलेक्शन रेट देख सकते हो। 5 साल से हर साल संभव लॉ के टॉप 100 के अंदर 5 से लेकर 6 स्टूडेंट हर साल रहते हैं। हम लोग का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, हर साल हम लोग का बढ़िया रहता है। कई लोगों का सिलेक्शन भी पीएसयू में हो चुका है। इवन ये भी रहता है कि मैं खुद आपकी हेल्प भी करूंगा। आपको अगर मान लो हेल्प चाहिए होगी पीएसयू के इंटरव्यू की, वो भी मैं आपको पूरा आपको गाइड प्रोवाइड करूंगा। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको एनरोल करना है इस कोर्स का चेकआउट आप लोग प्लीज जरूर करो, बहुत आपको हेल्प करेगा। और अगर मान लो इसके अलावा आपको आईएलआई और बाकी एग्जाम्स वगैरह भी देने हैं, मान लो सीयूटी भी देना है, वो भी देना है, तो आप इसके लिए 7499 वाले कोर्स में भाई आ जाइए। आपको सीधे सीधे सारे एग्जाम्स की हेल्प हो जाएगी, मेंटरशिप भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगी। बहुत प्यार से तैयारी होगी। और अगर आपको मान लो केवल क्लैट पीजी के लिए मॉक पेपर और केस लॉ समरी चाहिए तो
3999 में कोर्स अवेलेबल है। अगर आपका एनरोल करना है 4,000 में तो आप एनरोल वो भी कर सकते हो। फिर हम लोग बात करते हैं कि भाई अब हमें 8 महीने में करना क्या है। देखो, करना पहले बात तो ये है कि अपनी बैराक को ना अपना वो बना लो, क्या बोलते हैं, प्यार बना लो। बिकॉज बिना बैराक के पढ़ाई करने बैठोगे तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं। प्लेन एंड सिंपल, वेरी क्रूड लैंग्वेज, लेकिन उसके बिना नहीं चलता है। बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए की बैराक होनी चाहिए। ये मत करना कि आईपीसी उठा के पढ़ रहे हो, नई बैराक लो, उसके साथ पूरा उसका लेके चलो, पूरा कंपेंडियम कि पुराना एक्ट, पुराने सेक्शंस क्या थे, नए सेक्शंस क्या थे, वो अच्छे से होना चाहिए। दूसरा, आपके पास अगर मान लो कोर्स में एनरोल नहीं हो तो आप एक एजेंट सीरीज में आप चले जाओ, या फिर आप कोई ऐसी कोचिंग के नोट्स उठाओ जहां पे आपको मेजरली सारे सब्जेक्ट जो होते हैं जुडिशरी के वो कवर्ड हो, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन सर्च करके नोट्स को यूटिलाइज करिए। अभी के टाइम पर रेफरेंस बुक्स की तरफ तभी आप जाओगे जब आपके पास इतनी नॉलेज है कि आपने किसी अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस के मौके पर लगाने शुरू करे, वहां पे आप अच्छा स्कोर कर रहे हो और अब आपको इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा है कि मैं अपनी पढ़ाई में अब क्या इंप्रूवमेंट करूं। आई फॉरबिड इट कि आप इसके अलावा मतलब कोई और चीज देखो, या तो एक जैन उठा लो, या कुछ कोचिंग के नोट्स उठा लो, या फिर ऑनलाइन जाके स्टडी मटेरियल उठा के उसी से पढ़ाई करो। अगर ज्यादा लग रहा है आपको और आसान करना है, यूट्यूब पे चले जाओ, बहुत सारे ऐसे आपको अच्छे अच्छे टीचर्स मिलेंगे जिन्होंने पूरा पूरा सब्जेक्ट खत्म करके रखा है, उनके लेक्चर्स उठा के देखना शुरू करो। आपको टाइम लगेगा, मुझे मानता हूँ, थोड़ा सा ढूंढने समझने में कि किसका बेटर है किसका नहीं है, लेकिन आप इसको कर सकते हो। उसके अलावा एक काम और ये करना कि यार 2 सेट ऑफ रजिस्टर्स मेंटेन करना। एक रजिस्टर के अंदर लैंडमार्क केस लॉज, रिसेंट केस लॉज का इंडेक्स बनाना, इस सब्जेक्ट के अंदर ये केस आया था। दूसरे वाले रजिस्टर के अंदर उन केसेस की जब आप समरी पढ़ रहे हो तो उसका पूरा पूरा लिखना, क्या लिखना होगा मैं अभी आगे बताऊंगा। 2 सेट ऑफ रजिस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट मोमेंट में जब रिवीजन करोगे ना, ये इट विल बी लाइक अ रामबाण इलाज, और आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आधा आपका इसी तैयारी हो जाएगी इन्हीं नोट्स के थ्रू। और पोस्टेड स्टैम्प्स का इस्तेमाल जरूर करना। पोस्टेड जो होता है ना, बैराक के अंदर लगा के चलना कि हाँ भाई इस आर्टिकल के अंदर ये केस था, इस आर्टिकल के अंदर ये केस था। पोस्टेड से भी रिवाइज करते टाइम बहुत याद आता है। और अपनी दीवार ना पूरी सजा लेना, और दीवार के ऊपर भी पूरा पूरा ना, जैसे अगर मान लो आप कर पाओ तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के और सबके जानो पोस्टेड वगैरह लगा के कायदे से पढ़ाई करोगे, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद सबसे बड़ी बात होती है कि आपको ना अपनी रीडिंग हैबिट को बहुत ज्यादा कोशिश करना है इंप्रूव करने की, और आपको हैबिट डालनी है कि आप मॉक पेपर्स अच्छे से लगाओ। अनलेस एंड अनटिल आप जाइए सुबह, मतलब कोशिश ये करिए कि आप लाइक मतलब द हिंदू या कोई एक अच्छा न्यूज़पेपर लीजिए, और उसके अंदर जो लीगल वाला सेक्शन आता है ना उसको आप जाके रोज पढ़िए। आपका वहां से केस लॉस भी रिवाइज होगा, आपका वहां से रीडिंग स्पीड भी बढ़ेगी, और साथ में मॉक पेपर्स जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक आपको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप जितना द हिंदू पढ़ लो, जब तक एनालिटिकल थिंकिंग करके सॉल्व नहीं करोगे पेपर, कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए मॉक पेपर अगर आपको चाहिए होगा तो देख लेना एक बार। फिर बात करते हैं कि अब आपको पढ़ाई अपनी कैसे करनी। देखो यार, सीधी सी बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है उनको मैंने रेड में मार्क यहाँ पे कर दिया है। इनको आपको जाना है, डिटेल में इनकी पढ़ाई करनी है। जैसे मैंने कहा था, एक एक केस पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। ये नहीं होगा कि ऊपर से पढ़ाई करके चल दिए। इनके अंदर ही लैंडमार्क केस लॉज भी जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे सारा होते हैं, उनको जाओ अच्छे से करो। अभी अगर अप्रैल में शुरू कर रहे हो तो कम से कम इसको अगर आप 20 दिन में कर लेते हो तो ये जितने की सब्जेक्ट देख रहे हो ये आपके बैराक्ट हो गई, ये आपकी पूरी लेबर लॉ की बैराक्ट है। इसको एक हफ्ते में आराम से आप खत्म कर लोगे। फिर एनवायरमेंट लॉ की बात करो, जितनी बैराक्ट आप देख रहे हो, इन बैराक्ट को अलॉन्ग विद आपका जो भी वो होता है ना थ्योरी वाला पार्ट, जैसे लेबर लॉ में भी थ्योरी वाला पार्ट है कि लेबर लॉ का ओरिजिन कैसे हुआ और लेबर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं, बाकी सारी चीजें वो आपको अलग से मिलेंगी किताबों के अंदर, वो देखते जाओ। एनवायरमेंट के साथ भी सेम चीज है, और वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्लस लेबर, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस एनवायरमेंट चलेगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्लस कॉन्स्टिट्यूशन लॉ चलेगा। और अब ये भी याद रखना कि जब क्लैट के अंदर सवाल पूछा जाता है तो सवाल जो होता है वो केवल कॉन्स्टिट्यूशन या केवल लेबर पे नहीं होता, दोनों का मिक्सचर होता है। तो आपको मिला के पढ़ाई करनी है। तो ये हफ्ते में आप खत्म करोगे ये। उसके बाद आपका आर्बिट्रेशन और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ठीक है 2 दिन का काम है, इसको आराम से पढ़ लो। इनके केस लॉस वगैरह थोड़ा बहुत देख लेना, आपका काम आराम से हो जाएगा। मिड में तक इसको खत्म करके आप चलो, आपको कोई दिक्कत ऐसी नहीं होगी। और कम से कम 7 से 8 घंटा रोज पढ़ाई करोगे तभी बात बनेगी पीएसयू के लिए। उसके अलावा कोई और टारगेट नहीं। और ये भी जान के चलना कि ये भी नहीं है भरोसा कि 100% निकल ही जाएगा। हो सकता है कि आपने अटेम्प्ट लिया, अटेम्प्ट के बाद आपका मान लो टॉप 100 में, टॉप 200 में रैंक आए, तो आपको दोबारा एक बार क्लैट देना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना कि इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, कि जान के चलो। इसके अलावा एक चीज ये भी है कि मान लो अगर आप संभव लो में एनरोल्ड हमारे साथ, अगर कोई इंसान अंडर 500 रैंक लाता है तो अगले साल से उसका कोर्स हम लोग फॉरएवर फ्री कर देते हैं। तो आपको जितनी बार क्लैट देना है आप दो, जो बच्चा एनरोल्ड है उसके लिए कोर्स फ्री रहेगा अगर टॉप 500 में रैंक आइए तो, सिंपल। उसके बाद एक ये चीज समझ लो कि भाई जो आपके छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं ना, जैसे यूएपीए का, जैसे मैंने यहाँ पे बता के रखा है यूएपीए आपको पढ़ना है, तो ऐसे ये जितने आपके हैं इन तीनों को तो भाई दोनों ही आपको पढ़ने हैं। क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस वगैरह आ रहे हैं उसके अंदर अभी भी जो पुराने वाले आपके एक्ट्स हैं वही यूज हो रहे हैं, नए वाले एक्ट्स यूज हो नहीं रहे हैं। तो आपको पुराने एक्ट्स का ही पूरा नॉलेज चाहिए, नए एक्ट्स के अंदर भी क्या क्या नया नया कानून ऐड हुआ,
प्रोविजंस जो ऐड हुए उनके अंदर जो भी प्रोसीजर ऐड हुआ वो पूरा रट के जाना है आपको। अलॉन्ग विद दैट ये इसको आप 1 महीने का पहली बात तो टाइम दोगे 30 डेज का, और इसमें भी आपका आईपीसी और सीआरपीसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एविडेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो उस हिसाब से उसको देख लेना। और उसके अलावा ये जितने देख रहे हो ना, ये सारे के सारे आपको करने पड़ेंगे। हो सकता है पैराग्राफ में से आ जाए, हो सकता है एक पैराग्राफ ना आए। पढ़ने का तरीका वही समझ लो कि भाई देखो आपको इसके अंदर क्या है, जैसे मतलब यूएपीए की बात करते हो, उसकी हिस्ट्री क्या है, फीचर्स क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया आपने, डेफिनेशन क्लॉज पढ़ लिया आपने, पढ़ लिया पनिशमेंट्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन से इंडिविजुअल्स क्या है, मिसलेनियस क्या है, फिर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन में थवाफ का केस था बहुत इंपॉर्टेंट, के नजीब का केस था। ये सारे वाटरशेड लैंडमार्क केसेस है इन पर्टिकुलर एक्ट्स के अंदर। इन्होंने डिफाइन करा कि सुप्रीम कोर्ट जो मेजर मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे मान लो सीआरपीसी के अंदर अगर आप जाओगे तो मेनली जो केसेस होते हैं वो बहुत सारे बेल के होते हैं, तो बेल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरेस्ट होता है उसके बहुत सारे केस होते हैं, वैसे इनके अंदर भी हर सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, केवल वो सेक्शन जो कि कोर्ट के अंदर इस्तेमाल हो रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको केवल वही वाले सेक्शन पढ़ने और उनको कोरिलेट करके चलने, मान लो आर्टिकल 20 हो गया, 21 हो गया, उनके साथ कोरिलेटेड, तो उनको उनके साथ मिला के पढ़ोगे आराम से आपका यूएपीए 1 से लेकर 2 दिन में खत्म हो जाएगा। बहुत लंबी चीज नहीं है, और ये आपको हर सब्जेक्ट के साथ इसमें जो दिए हुए हैं ना करना, मतलब 7-8 दिन लो, 1 हफ्ता लो, आराम से करो। 45 दिन में यार देखो मिड जून से लेके मिड मई से लेके जून में आपका आराम से निपट जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लगेगी आपको। फिर इसके बाद इसमें आ जाओ, इसके अंदर क्या है कि आपका आईएचएल और ये जूरिस्प्रूडेंस, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। इनको आप आईएचएल के अंदर अपना आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, आईसीजे की जो केसेस है इनको भी आपको वेबसाइट से जाकर करना पड़ेगा। ये चीज वैसे हमारे कोर्स के अंदर प्रोवाइडेड पहले से रहेगी, तो आप एनरोल्ड हो तो आपको सबसे फायदा रहेगा। इसको जाओ कर लो। जूरिस्प्रूडेंस को जाओ, मैं ये कहूंगा जूरिस्प्रूडेंस को ना पूरा पढ़ो, मतलब जब से अप्रैल से स्टार्ट करो, अप्रैल से लेके सितंबर तक जूरिस्प्रूडेंस के लिए एनवी परांजपे उठा लो, बीएनएम त्रिपाठी उठा लो और उसको जाके पूरा चार्ट मारो। उसके अलावा कोई तरीका नहीं, बिकॉज जूरिस्प्रूडेंस के अंदर जो सवाल वो लोग पूछते हैं ना, उसके अंदर ये पूछेंगे सीधे कि ये पैराग्राफ भाई दिया है, ये लॉ है, या फिर मतलब ये बता दो कि ये जो पर्टिकुलर किताब है या फिर जो भी चीज है ये किस पर्टिकुलर जूरिस लिखी है, पहचानो जूरिस का नाम क्या। जूरिस का नाम ऐसा होगा जो कि आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा। तो प्रॉब्लम ये होती है कि अनलेस एंड अनटिल यू हैव दैट सेंस कि ठीक है मैंने जैसे ही पढ़ा पैराग्राफ को मेरे को आइडिया लग गया कि ये पर्टिकुलर स्कूल का है या ये पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर जूरिस के किसी आसपास के आदमी ने लिखा है, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। भले आपको पैराग्राफ के अंदर मान लो 5 पैराग्राफ 5 क्वेश्चंस का है तो 5 में से आपको हो सकता है 2 आंसर मिल जाए, लेकिन कभी पूरा सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए एनवी प्रांजपे या बीएनएम त्रिपाठी चार्ट मारो, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। इसके बाद हिंदू लॉ के अंदर ज्यादा तो है नहीं, हफ्ते भर 2 हफ्ते का काम है, इसके अंदर भी पूरा हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ पूरा पढ़ना पड़ेगा। मुस्लिम लॉ के भी कई 2-3 बैराक्ट्स हैं, वो भी आपको भी मतलब वो आपको देखनी पड़ेगी, वक्फ एक्ट वगैरह भी इंपॉर्टेंट हो गया, वो भी आपको देखना पड़ेगा। और फिर अपना आईपीआर वगैरह में ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, पैराग्राफ इसका कभी कभी ही आता है, थोड़ा थोड़ा एक आध मान लो पैराग्राफ चलते फिरते आ गया तो आ गया, तो उसके लिए आप कॉपीराइट वही सब ट्रेडमार्क वगैरह हल्का फुल्का करके निकल लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आईटी एक्ट में भी बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं है, ठीक ठाक अपना उससे काम हो जाएगा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद लास्ट में आपका आता है बिजनेस लॉ। अब देखो बिजनेस लॉ के अंदर क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों करोगे, और इसके साथ ये तीनों ऐप देख लो ना, ये आपने कॉलेज में साथ ही पढ़ते हैं, इनको साथ ही में निपटा लो। मुश्किल से हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। कंपनीज एक्ट करोगे तो कंपनी के सेबी भी कर लेना भाई। टीपीए करोगे तो टीपीए के लिए भी हफ्ता भर का टाइम लगेगा, टीपीए बहुत ही स्टैटिक सब्जेक्ट है, जरा केस लॉ आते नहीं, अगर मतलब आ भी जाते हैं तो फिर उसको आप आराम से टीपीए की नॉलेज अगर अच्छे से रखते हो आप आंसर कर लोगे, बहुत बड़ा कोई ऐसा तमाशा नहीं हो जाएगा। और इनकम टैक्स, ये ध्यान रखना, इनकम टैक्स के अंदर अभी अमेंडमेंट आने वाला है, तो अमेंडमेंट भी याद करना है, और आपको जीएसटी वाला जो पोर्शन है वो भी पूरा पढ़ना है, तो उसमें से आते ही आता है सवाल। और नहीं भी आ रहा है तो फिर आपको एटलीस्ट याद इसलिए रखो, मान लो कहीं आ गया तो आपको पता होना चाहिए, तो वो चीज आपको करनी है। इसके बाद आपका जितने ये सब्जेक्ट है ना, इंसॉल्वेंसी वाला हो गया, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, वैसे भी आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स को इन तीनों सब्जेक्ट के साथ आराम से मिला के कर लो, कंपटीशन भी उसमें जोड़ लेना अगर मिला पाओ तो, और ये पूरा करके जाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सवाल आता ही आता है हर साल, टॉर्ट में से एक का दुक्का पैराग्राफ आ ही जाते हैं, वरना इन सब्जेक्ट में से आ ही जाते हैं, तो आप करके जाओगे सही रहेगा। इंश्योरेंस बैंकिंग अगर छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कर पा रहे हो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो कोई बात ऐसी नहीं। फिर आते हैं कि भैया आपको केस लॉज पता कैसे करना है, कि जैसे मान लो आपने लाइव लॉ के अंदर घुसे हो, आपने केस लॉ डाइजेस्ट खोल लिया, पता कैसे चलेगा कि कौन सा केस इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजंस होते हैं, वो आपके पहली बात तो इंपॉर्टेंट है ही। फिर ऐसे डिसीजंस जिसके अंदर मान लो कोई गाइडलाइंस उन्होंने उठा के चिपका दिया कि ये पर्टिकुलर गाइडलाइन सीआरपीसी के अंदर अरेस्ट के ऊपर ये वर्क करेगा, वो जाके केस नोट कर लो। फिर कोई ऐसा केस जिसके अंदर कोई कॉन्ट्रोवर्शियल, जैसे मान लो अभी ये हमारा ये कुणाल कामरा वाला जैसे मान लो मैटर है, अभी ये मान लो अभी इसमें कोई अपनी वो आ जाती है, जजमेंट आ जाता है कुछ, जैसे अर्नब गोस्वामी का आया था, इन्होंने पूछ लिया, अमीश देवगन था वो भी इन्होंने उठा के पूछ लिया, तो वो सबके जो जजमेंट्स होते हैं ना उनको देख के चलना, पूछते ही पूछते हैं तो आपका सही रहेगा। फिर ऐसे डिसीजन जिसमें कि मान लो कोई इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो ये के नजीब हो गया, यूएपीए के ऊपर यूएपीए कैसे वर्क करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं उसको इस केस आइडेंटिफाई करके आपको दिया, इसको आपको पता ही होना चाहिए, बेसिक सिंपल सी बात है। फिर ऐसे डिसीजन जो कि मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी चेक
अपना चेक हो रही है। जैसे अभी ये वक्फ एक्ट वाला है, या मिस्टर अमानतुल्लाह खान ने इसको अभी चैलेंज करा, और भी 2-3 लोग अभी चैलेंज करेंगे इसको, उनका नाम इसमें आ जाएगा। फिर कैसे उसको चैलेंज करा, कैसे कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन करा कि भाई ठीक है गलत है, या स्ट्राइक डाउन नहीं करके अपहेल्ड कर दिया, क्या हुआ कैसे हुआ पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का कौन सा प्रिंसिपल लगाया, कैसे हुआ पूरा पता होना चाहिए। तो वो सारे केसेस देख के चलो, इससे आपका काम बहुत आराम से हो जाएगा। केस लॉ डाइजेस्ट में ऐसे आपको बेसिकली देख के चलना, जैसे मैंने कहा था 150 से लेके 200 केसेस जो कि आपके 2017 से लेके 2025 के होने चाहिए, वो आपको पढ़ने हैं। इसके लिए आप जाके एससी ऑब्जर्वर का भी यूज कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। और आप लाइव लॉ, बार एंड बेंच, एससीसी ऑनलाइन का कोई भी केस लॉ ब्रीफ उठा लो, जो केस डाइजेस्ट होते हैं, और उसमें से कम 2023 से लेके 2025 तक के केसेस पढ़िए। और वहां पर आप जो ये आपका कम से कम 300 से लेके 400 केस आपका होना चाहिए मिनिमम, उससे ज्यादा उससे कम में काम नहीं चलेगा। फिर क्या पढ़ना है केस के अंदर, जो रजिस्टर बनाओगे ना, रजिस्टर बनाने को कहा था, उसमें क्या क्या डालोगे। देखो यार, अगर आप लैंडमार्क केस लॉस पढ़ रहे हो, नेम ऑफ द केस चाहिए हमें। फिर कोरम जो होती है कि कौन सी कोरम है, जैसे मान लो इस वाले उसमें हमें पता है कि हाँ भाई इसमें यहाँ पे जस्टिस मिश्रा वॉज द मेन जज, फिर नरिमन, चंद्रचूड़ और मल्होत्रा। फिर एक कोई डिसेंटिंग भी होगा, डिसेंटिंग भी भाई डालोगे ही डालोगे। फिर उनकी जो ओपिनियंस है कि जो मेन जजमेंट है, मेन जजमेंट के साथ में जो साइड जजमेंट्स है, उनमें किस किस ने क्या क्या बोला, उनका अपना क्या क्या व्यूज थे, किस पॉइंट पे वो मेन डिसीजन के साथ वो लोग नहीं है, उनको क्या दिक्कत है उस जजमेंट से, वो पूरा आपको पता होना चाहिए। तो वो आपको पूरा नोट करना पड़ेगा, मतलब कम से कम 2 से 3 पन्ने इसको नोट करने में लगेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट जजमेंट वाला देखोगे उस चीज के आप, उसमें आप जाओगे देखोगे नास, जैसे मान लो इसमें नास फाउंडेशन सुरेश कौशल का केस है, लैंडमार्क में आपको पता है पुट्टा स्वामी नालसा कोर्ट यहाँ पे साइट करा गया, तो आप उनको जाके नोट करोगे क्या चीज ऐसी थी जो कि उनकी साइट करी गई है, केवल कि केस साइट कर लिया, केस को साइट करा, किस बेसिस पे साइट करा, उसमें से क्या ऐसी चीज है जो कि उन्होंने जजमेंट को एग्जर्व लिया हुआ ना, इसको यूज किया होगा, उस एग्जर्व में लिखा क्या था वो रटना आपको जरूरी है, ये रहेगा। फिर जो भी लॉज आपके इन्वॉल्व थे, जैसे मान लो लॉ जो था पहले वो क्या था, और जब आपको मान लो तो स्ट्राइक डाउन हुआ होगा, या मान लो उसके अंदर कोई चेंजेस करे होंगे, कोर्ट ने कोई गाइडलाइंस दिया होगा, वो क्या था वो पूरा पता होना चाहिए। ए टू जेड रेशियो पकड़ लो, ऑपरेटर की इतनी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिर आप बात करते हो प्रिंसिपल्स और डॉक्ट्रिन्स और ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट, अगर दिखाई पड़े कर लो, वरना इतना इंपॉर्टेंट कोई अब है नहीं, क्योंकि ये पहले के पेपर में जो 2020 से 21 जो 20 ये 2023 में पेपर उठा के देखोगे तो उसमें ये सब चीजें ज्यादा पूछी थी। वैसे ही लोग इतना इसको पूछते नहीं, जजमेंट देना घुस घुस के इतना इंपॉर्टेंट रह नहीं गया। और अगर आप मान लो बात करते हो रिसेंट केस लॉस की, तो रिसेंट केस लॉस के लिए केवल नेम ऑफ द केस कर लो यार, आप ये कर लो कि जो लॉ है इन्वॉल्व वो क्या था और जजमेंट आपकी क्या थी, 3 चीजें कर लो। जज वज का नाम रखने की जरूरत नहीं है, और इंपॉर्टेंट केसेस क्या इन्वॉल्व थे, अगर कोई बहुत मेजर केस पड़ा हुआ है तो वो देख लो, वरना बहुत डीप में मत जाना, वरना टाइम बर्बादी होता है। बिकॉज वो लोग वैसे भी जो आपका थ्योरी होता है ना फाउंडेशनल, उस पर सवाल पूछते हैं वो लोग, कभी भी आपको केस लॉ के अंदर जाके ये नहीं पूछेंगे कि इस पर्टिकुलर जस्टिस के इस पर्टिकुलर ने क्या बोला क्या करा, कोई कुछ नहीं पूछता यार, इतना डीप में कोई नहीं पूछता। अगर आ भी रहा है सवाल तो इक्का दुक्का सवाल आएंगे जिसके लिए आप अपनी पूरी पढ़ाई बर्बाद करने नहीं जाओगे। डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ अबाउट दोज 1 या 2 क्वेश्चंस जो कि नेग्लिजिबल है लिटरली। बिकॉज कोई बंदा अगर मान लो जा भी रहा है ना अटेम्प्ट करने पेपर को, तो आप मैक्स टू मैक्स 110 अटेम्प्ट करके आओगे, 10 क्वेश्चन तो फिर भी आपके छूटेंगे ना, ये थोड़ा ना कि आप सुपर ह्यूमन हो, आप 110 में 110 मतलब करके आओगे, 120 पूरा पेपर का, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उस चीज का आप लोग ध्यान रखना। इसके अलावा अगली चीज जो मैं कहूंगा वो ये है कि भाई देखो जो सोर्सेज यूज कर रहे हो ना आप लोग, तो सोर्सेज के अंदर आप कोशिश ये करो कि आप लोग लाइव लॉ, और आपको मैंने एससी वगैरह बता दिया, किताबें मैंने आपको बताई दी मेनली, आपको कौन कौन सी कुछ कुछ अपनी लॉ फॉर्म्स की वेबसाइट वगैरह चले जाना देख लेना, वहां पे आपको जो ये वाले केसेस होते हैं ना कंपनी लॉ के वो अच्छे मिल जाएंगे। स्पाइसी आईपी फॉलो कर लेना, वहां पे आईपीआर के केसेस तिक्का दुक्का को मिल जाए वो कर लो। आईसीजी और आईसीसी की वेबसाइट को फॉलो करना, वहां के जो केसेस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेजरली जो चीजें मैंने आपको तैयारी के लिए पूरी बता दी है, ए टू जेड पूरी प्रॉपर गाइड, अगर आपको हमारे कोर्स में एनरोल करना वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।